दोस्तों नमस्कार। साल था 2013 और अक्टूबर का महीना। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके थे और उसके बाद पटना में उन्होंने बड़ी रैली की और उस बड़ी रैली में उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर पूरे देश में, यूं कहें पूरे विपक्ष को आपत्ति थी। लेकिन वो दौर दूसरा था। उस दौर में मोदी की आंधी चल रही थी। उस रैली में नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, चुन चुन कर साफ करोगे। एक बार नहीं, 3 बार बोला था। चुन चुन कर साफ करोगे, चुन चुन कर साफ करोगे। उस वक्त ये बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े विपक्षी दलों के लिए कही थी। कुछ खास विपक्षी दलों और नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कही थी। लेकिन क्या आज वो वक्त आ चुका है जिसमें यह चुन चुन कर साफ करने वाली प्रक्रिया विपक्ष से लेकर आम जनता के अलग अलग सेक्शन के बीच तक पहुंचाई जा रही है? आज एक ऐसा दौर है जहां विपक्षी दलों के सांसदों को सुनियोजित तरीके से मारपीट कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कल अभिषेक बनर्जी का नंबर था तो आज कल्याण बनर्जी का नंबर था। लेकिन नंबर सिर्फ बनर्जी का नहीं, नंबर तो यहां आम जनता का भी लगता हुआ दिख रहा है। किस मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो इस देश के अंदर सिविल सोसाइटी और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन तमाम की इतिश्री जो पहले ही कर दी गई, अब मौजूदा दौर में सिस्टम यहां तक आ पहुंचा है जहां से यह सिस्टम ही कोलैप्स होने की प्रक्रिया में है। पुरानी कहावत है कि शीर्ष पर जाने के बाद एकमात्र रास्ता ढलान का होता है। लेकिन यह ढलान का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की जीत के बाद यकायक कैसे दिखाई दे रहा है? क्या मोदी शाह का जलवा अब जनता के बीच में एक बोझ के रूप में दिखाई देने लगा है? अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए सिस्टम के अंदर और राजनीतिक परिदृश्य को बहुत करीब से देखने और अनुभव रखने वाले जानकार तो यहां तक कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जून का महीना मोदी सरकार के लिए आखिरी महीना तो साबित नहीं हो जाएगा। और कैसे ये बात कही जा रही है, जरा एक एक कर इस पूरे घटनाक्रम और देश काल की परिस्थितियों को सामने रखने की कोशिश करें। कई बातें साफ हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी चुनाव जीतती थी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हो। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जीत का हैंगओवर इतनी जल्दी जनता के बीच में परेशानी का सबब बन जाएगा और जनता सीधे उबने की हद तक पहुंच जाएगी, यह कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी। याद कीजिए 2014 का दौर, नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे, अच्छे दिनों का वादा किया था, वो अच्छे दिन आए नहीं आए वो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जलवा उफान पर था। 17 का उत्तर प्रदेश चुनाव, 22 का उत्तर प्रदेश चुनाव, अलग अलग राज्यों के चुनाव, यहां तक कि म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव, लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक, जिस ढंग से गोदी मीडिया सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठकर गोदीगिरी करता हुआ दिखाई दिया, अब वो गोदीगिरी पैरेलल सिस्टम के सहारे, यूं कहें कि संघ के तथाकथित इकोसिस्टम के सहारे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाला जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है, वही अगर गोदी मीडिया के साथ टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच बुनियादी सवाल, किसान से लेकर नौजवान तक, रोजगार से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक, पेपर लीक से लेकर पर्यावरण तक, सामाजिक न्याय से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों तक, यदि एक दूसरे के साथ क्लब होने की स्थिति में आ रहे हैं, उस स्थिति में बंगाल का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रह गया है, यह साफ दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे परिस्थितियां पैदा हुई? ये परिस्थितियां इसलिए पैदा हो गई क्योंकि लोकतंत्र को चुनाव तंत्र समझ लिया गया। चुनाव जीतना ही लोकतंत्र का एकमात्र माध्यम बना लिया गया और चुनावी जीत को ही जनता की खुशी और जनता की नाराजगी के माध्यम से सीधे सीधे जोड़ दिया गया। एक ऐसा चुनाव जिसमें सत्ता से लेकर सिस्टम तक इस कदर डूबे रहे कि सरकारी सिस्टम और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बातें खुलेआम होने लगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो यहां तक कहने लगे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में आने पर रिटायरमेंट के बाद भी वो नहीं बख्शेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में जाकर छिप जाए। हालात यहां तक पहुंचने लगे। लेकिन जब सांसद और जनता के बीच, कार्यकर्ता और अधिकारी के बीच
फर्क नहीं समझा जाए और इन सब के साथ साथ डेमोक्रेसी का मूल स्वरूप प्रभावित होता हुआ दिखाई दे, उस परिस्थिति में अलग अलग किस्म के गोदी आपस में टकराने लगे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज आपने एक टकराहट देखी है, यूं कहें कि कल से आप देख रहे हैं। वो टकराहट किसकी है? गोदी न्यूज एंकरों की टकराहट। किसके साथ? इस देश की शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बैठने के बाद अपनी दुकानदारी चला रहे सोशल मीडिया वाले टीचर्स के साथ। किस ढंग की टकराहट हो रही है वो बताने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है। हकीकत यह है कि दोनों इस सिस्टम के बीच से माल कमाने का, पैसा कमाने का जुगाड़ करने वाले एक ऐसे तंत्र के रूप में विकसित हो चुके थे जिन्हें इस टकराहट ने दोनों को पूरी तरह से खुलकर जिस तरह से एक्सपोज किया है, उसे और ज्यादा शब्दों में बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आखिर कोचिंग का व्यापार कैसे विकसित हुआ? कोचिंग का व्यापार इसलिए विकसित हुआ क्योंकि देश के अंदर जो सरकार की शिक्षा व्यवस्था थी, जो सिस्टम की शिक्षा व्यवस्था थी, जो एक दौर में आज की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हुआ करती थी, वो शिक्षा व्यवस्था ढहने लगी। कॉलेज को सिर्फ एडमिशन लेने, परीक्षा कराने और डिग्रियां बांटने का माध्यम बना दिया गया और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नाम पर तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन खुले जो चीन से आने वाले रोबोटिक कुत्ते को अपना बनाकर किसी दूसरे के 6 को अपना 9 और किसी दूसरे के 9 को अपना 6 बनाने की कोशिश इस ढंग से और बेशर्मी के साथ सिस्टम के सामने और सबके सामने करते हुए नजर आने लगे कि वो बेचारा रोबोटिक कुत्ता भी किसी न किसी तरह के रेबीज का शिकार खुद तो नहीं हो गया। ये हालत बनने लगी। एआई में भारत पिछड़ता चला गया। क्यों पिछड़ता चला गया? इसलिए पिछड़ता चला गया कि सबसे पहले जिस बेसिक एजुकेशन मॉडल की जरूरत थी, वो बेसिक एजुकेशन मॉडल ढहा दिया गया या ढह गया। यूं कहें कि सुनियोजित तरीके से ढहा दिया गया। आज स्कूल में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती है? देश में सरकारी स्कूलों की कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों के पास जो सबसे बड़ी जरूरत होती है, जमीनों की जरूरत, उसकी कमी नहीं है। बड़े बड़े विशाल मैदान वाले स्कूल पड़े हुए हैं। यहां तक कि बिल्डिंग भी अच्छी बना दी गई है, जैसे बिल्डिंग में जाकर ही बिल्डिंग ही बच्चों को पढ़ा देगी। वो सिस्टम ढहने लगा। फिर निजी संस्थान कुकुरमुत्ते की तरह उगने लगे। निजी संस्थान उगने लगे, इसी दरमियान निजी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी कुकुरमुत्ते की तरह सामने आने लगे। लेकिन इन सब के पीछे जो फेल्योर है कि सरकार का सिस्टम ढहने लगा। जो गोदी एंकर आज इन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कभी पिछले 10-12 सालों में एक भी डिबेट अगर की हो, एक सिंगल डिबेट किस देश में शिक्षा व्यवस्था का बटाधार कैसे हुआ, किसी ने नहीं सुना होगा। दिन रात हिंदू मुसलमान आलतू फालतू डिबेट करते रहे, वो दिन रात गाय गोबर की बातें करते रहे। और कुछ एंकर तो ऐसे हो गए हैं जो साफ साफ कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए तो आम जनता को फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की बातें की जाने लगी। जिस देश में प्याज की महंगाई पर सरकारें बदल जाती थी, और इसलिए बदल जाती थी क्योंकि उस वक्त लोगों का जमीर जिंदा था, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना जानता था। उस दौर को याद करते हुए आज तो साफ दिखाई देता है, प्याज छोड़िए, यहां तो आम आदमी का बजट एक छोटी सी घटना से बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बिगड़ता हुआ दिखाई देता है क्योंकि 60% से ज्यादा आबादी तो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। ये इस देश का एजुकेशन मॉडल बनाया गया, जिस एजुकेशन मॉडल से आप रोजगार की उम्मीद नहीं कर सकते, जिस एजुकेशन मॉडल से आप ग्रेटा थनबर्ग जैसे पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सामने आने की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो पर्यावरण कार्यकर्ता आज के जमाने में मेघा पाटकर जैसे जैसी बातें करते हुए नजर आते हैं, फिर उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सबने देखा है। एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा था, खेती किसानी चौपट हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब रहा था, सर्विस सेक्टर के अंदर डिलीवरी बॉय का नेटवर्क ही सबसे बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा था। तो ऐसे हालात में तो स्थिति यही है कि खंडहर के ऊपर एक छोटा सा धक्का लगने से ही बिल्डिंग भरभरा कर जो गिर जाती है, वही हालत ईरान के युद्ध ने मौजूदा समय में इस देश के 140 करोड़ लोगों के आवाम की कर दी। अब 140 करोड़ लोगों के बीच में अगर निराशा फैलने लगी, रोजगार को लेकर, प्रति व्यक्ति आय के गिरते हुए स्तर को लेकर, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो महंगाई को लेकर, इन सब ने जो हालात पैदा कर दिए, उसके बाद सिस्टम और सत्ता या गोदी मीडिया पर कितना भी नियंत्रण कर लिया जाए,
कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रयोग को जनता का समर्थन यदि मिलता हुआ दिखाई दे तो उसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल में जो हो रहा है, जिस ढंग से मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है, कम से कम बांग्ला भद्रलोक ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर ज्योति बासु तक के राज्य ने यह उम्मीद तो नहीं की थी कि वाकई उनके बंगाल में ऐसा ही होगा, जहां सांसदों को चुनाव जीतने के बाद इस ढंग से उनके साथ मैन हैंडलिंग की जाएगी। अब तक ये देखा जा रहा था कि किसान आंदोलन के दरमियान जो घटनाएं हुई उस पर एक पूर्व राज्यपाल मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि एक बड़े राजनेता कहते हैं कि जो किसान मरे हैं वो मेरे लिए मरे हैं क्या। अब तक तो असहिष्णुता का स्तर वहां पर देखा गया। एसएससी का जो प्रदर्शन 2017-18 में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर हो रहा था, या उसके बाद जितने भी प्रदर्शन हुए, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, और नौजवानों को और छात्रों को जो सीबीएसई की परीक्षा में अपनी दुर्दशा से प्रभावित है, उन्हें कुछ गोदी एंकर और सरकारी चैनलों में बैठे हुए एंकर पाकिस्तानी कहकर संबोधित करने लगे, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता में क्या नागरिकों को वाकई कॉकरोच समझ लिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी संयोग है या प्रयोग है, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन उस बहस से ज्यादा बड़ी चीज यह है कि अब तक जो सांप्रदायिक आधार और जातीय आधार, दो आधारों पर इस देश के चुनाव को देखने की कोशिश की जा रही थी, खासकर 90 के बाद से मंडल या कमंडल की धारा पर जो देखने की कोशिश थी कि एक तरफ ब्रांड हिंदुत्व का चुनावी कॉकटेल और दूसरी तरफ जातीय समीकरण का एक अच्छा खासा सम्मिश्रण, इनके सहारे एक दूसरे के मुकाबले की जो परिस्थितियां बन रही थी, अब इन दोनों से ऊपर एक तीसरा पैरामीटर भी डेवलप हो रहा है। वो तीसरा पैरामीटर मुद्दों का पैरामीटर है। मुद्दों के आधार पर यूरोप से लेकर अमेरिका तक सरकारें बनती और बिगड़ती। वहां भी समीकरण होते हैं कि वहां यहूदी क्या सोच रहे हैं, हिस्पैनिक्स क्या सोच रहे हैं, प्रोटेस्टेंट क्या सोच रहे हैं, कैथोलिक क्या सोच रहे हैं, रेड इंडियन क्या सोच रहे हैं। इस तरह की चीजें अमेरिका के चुनाव में होती हैं, लेकिन इनका महत्व उतना नहीं होता जितना भारत के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बीच होता है। अब एक मुद्दा आधारित समाज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस मुद्दा आधारित समाज के बीच जेनजी एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किसान एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जेनजी से ऊपर का तबका जो घर परिवार चला रहा है वो एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और इन सब के बीच डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत का है, 15 से 65 के बीच के एज ग्रुप के लोग, इसमें अलग अलग सेक्शन सरकार से जब सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, तब गोदी मीडिया का फ्रस्ट्रेशन भी आप सबको दिखाई दे रहा है कि अब वो गोदीगिरी बहुत ज्यादा काम की नहीं रह गई है। आज हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री खुद बिहार में जाकर अपनी एक सभा में कह रहे थे कि रील बनाकर नौजवान पैसे कमा रहे हैं। रील ने और रील कल्चर ने देश के अंदर वो हालात बना दिए हैं कि आज के समय में जिस हाथ को ह्यूमन कैपिटल के निर्माण की दिशा में सबसे आगे बढ़ना चाहिए, वो एक तरह से डिलीवरी बॉय और रील बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर बनकर खुद के साथ साथ एक देश के भविष्य को चौपट करने की पूरी बुनियाद रखता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार कब बनेगी कब गिरेगी, इस पर बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। सरकार संख्या बल से बनती और गिरती है, ये भी आपने देखे होंगे, लेकिन सरकार जनमानस के बीच में इस तरह से अलोकप्रियता के स्तर पर जाने लगे, खासकर एक बड़ी जीत के बाद अलोकप्रियता के स्तर पर जाने लगे, ये उदाहरण भी दरअसल नया नहीं है। एक छोटा उदाहरण आपके सामने रखते हैं 2011 का, ज्यादा पुरानी बात नहीं। जैसे आज बंगाल की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वो खुराक दे दी है कि अब देश में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, कमोबेश वैसे ही खुराक यूपीए गठबंधन को, जिसमें बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन था, उसको 2011 के अप्रैल मई में बिल्कुल इसी तरह की खुराक जनता ने दे दी थी। 34 साल पुराना लाल झंडे का शासन राइटर्स बिल्डिंग से समाप्त हो गया था, जनता ने कर दिया था। उस वक्त भी कांग्रेस को लगा था कि अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बंगाल जब अपने हाथ में आ गया, फिर उसके बाद यूपीए के लिए 2014 बड़ी चुनौती नहीं है। 2 महीने बीतते बीतते रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक और जेपी पार्क से छत्रसाल स्टेडियम तक दिल्ली में जो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ शुरू हुआ, उस आंदोलन का क्या भविष्य था, क्या गति थी, उसको छोड़ दीजिए।
लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि जनता के अंदर गुस्सा था। इसको पढ़ते हुए ही, चाहे वो प्रायोजित आंदोलन हो या प्रायोजित ना हो, उस आंदोलन को खड़ा करने वाले लोगों ने उस हालात को अपने पक्ष में कैसे भुनाया, ये पूरे देश ने देखा। आज बिल्कुल इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ दिख रहा है। इसलिए दोहराता हुआ दिख रहा है क्योंकि 2011 से 2026 आ गया, 15 साल बीत गए। जिन मुद्दों को लेकर अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, रत्ती भर भी उसमें बदलाव नहीं आया। जिन मुद्दों को लेकर अच्छे दिनों की बात की गई थी, रत्ती भर भी उसमें बदलाव नहीं आया। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बेहद खराब होती चली गई, स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होती चली गई, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की स्थिति बताने की जरूरत नहीं है कि किस हालात में पहुंचते हुए चले गए। सामाजिक न्याय के अंदर किस तरह की परिस्थितियां बनती चली गई, आरक्षण का सवाल कैसा सवाल बनता चला गया, ये भी अब कहने की जरूरत नहीं है कि विमर्श का स्तर बदलने की तमाम कोशिशें चुनाव जीतने तक तो सीमित रही, लेकिन जनता के बीच वो विमर्श एक परमानेंट विमर्श में बदल जाए, एक अस्थायी विमर्श में बदल जाए, वो उसमें सत्ता कामयाब नहीं हो पाई। और जब सत्ता उसमें कामयाब नहीं हो पाई, तब अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग सामाजिक समूह के लोग और अलग अलग वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोग अपने मुद्दों को लेकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ आंख खुलने जैसी स्थिति में खुद को देख रहे हैं। तो इसे कॉकरोच जनता पार्टी या नीट छात्रों या पेपर लीक से परेशान नौजवानों की हालत तक की देखने की जरूरत नहीं है। जरा उसके आगे जाकर देखा जाए तो भारत की ढहती हुई अर्थव्यवस्था ने जो योगदान दिया है, वो एक दिन में भरे जाने की स्थिति नहीं है। और जब एक दिन में भरे जाने की स्थिति नहीं है, तो दुनिया में जब भी ऐसी स्थिति आती है, जिस किसी भी देश में आई हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां भी ऐसी स्थिति आई हो, सत्ता को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर झोला उठाना पड़ा है। ब्रिटेन के अंदर पिछले 8-10 सालों में आपने देखा कि क्या हुआ, कितने प्रधानमंत्री आए और कितने प्रधानमंत्री गए। दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह की स्थितियां देखी गई, कितने लोग आए, कितने लोग गए। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वही स्थिति है। क्या नरेंद्र मोदी के लिए जून का महीना सत्ता में आखिरी महीना साबित होने वाला है? क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों की सत्ता ढहती जा रही है, उनके सामने भी परिस्थितियां वही आ रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होना होगा। लेकिन याद रखिए, ये राहुल गांधी की एकजुटता की कोशिशों से या किसी नेता की कोशिशों से रिजल्ट नहीं आना है। 2022 में, 23 में, उस वक्त नीतीश कुमार विपक्ष में थे और नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बुनियाद रखी और साफ कहा कि भाजपा 100 के नीचे जा सकती है, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। खुद नीतीश कुमार ही दूसरे पाले में चले गए, वापस नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनेताओं के बीच में एका होने से और सहमति होने से कभी जनता का मिजाज नहीं बदलता। नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम कैंडिडेट बन के आ गए थे, 13-14 में, उससे देश की सत्ता नहीं बदली थी। सत्ता के खिलाफ जनता का मिजाज किस तरह का है, वो बंगाल की जीत के साथ ही, यूपीए की जीत के साथ ही और उसके 2 महीने बाद दिखने लगा था अन्ना आंदोलन में कि जनता यूपीए के खिलाफ खड़ी हो रही है। आज बंगाल की जीत के बाद दिख रहा है कि जनता एनडीए के खिलाफ खड़ी हो रही है। ये असल मिजाज है कि चुनावी राजनीति को ही सत्ता में बैठे हुए लोग भले ही अपनी सफलता का माध्यम मान ले, लेकिन राजनीति और सामाजिक विमर्श चुनाव से बहुत दूर की चीज है। और इसमें जब खराब अर्थव्यवस्था का तड़का लगना शुरू होता है, उस परिस्थिति में सत्ता का मिसमैनेजमेंट, 12 सालों से आपने क्या किया, ये सारी चीजें एक साथ आकर जुड़ने लगती है। याद कीजिए 2007-8 का दौर, मनमोहन सिंह 2009 का चुनाव क्यों जीते थे? लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहे जाते हैं, वो पीएम कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। कारण क्या था? क्योंकि जनता देख रही थी कि पूरी दुनिया में मंदी है, लेमन क्राइसिस ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा है। उस वक्त मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बचा कर रखा था, मार्केट को बचा कर रखा था, अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स को बचा कर रखा था। इसलिए बचा कर रखा था क्योंकि डिमांड क्रिएट हो रही थी, जनता के पास सामान खरीदने के लिए पैसा था, जनता एक ऐसे कंज्यूमर में तब्दील हो रही थी जो खरीदारी करना चाहता था। आज की स्थिति में जनता खर्च करने की स्थिति में नहीं है। ये इतना बड़ा संकट है जो इस देश के अंदर उपभोक्तावादी संस्कृति जो 91 की अर्थव्यवस्था के साथ आई, उस उपभोक्तावादी संस्कृति में कंज्यूमर क्लास की गिरती हुई स्थिति को
दुनिया में कोई भी नेता होता तो संभालने की स्थिति में नहीं होता, और खासकर तब जब 12 सालों से सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर जनता के सामने जवाब देने की स्थिति में नहीं हो। अब 2026 में हालात खराब हो रहे हो, प्रधानमंत्री खुद आकर कह रहे हो कि विदेश मत जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल सोना चांदी कम खरीदे, इस तरह की बातें जब कही जा रही हो, तो सवाल यह है कि इस हालात के लिए नेहरू तो जिम्मेदार नहीं हो सकते, मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। वही लोग जिम्मेदार हो सकते हैं जो 12 साल से सत्ता में रहे, जिनकी आर्थिक नीतियों ने रोजगार का संकट पैदा किया, जिनकी आर्थिक नीतियों ने देश के अंदर डिमांड की जरूरत ही खत्म कर दी, और जरूरत इसलिए खत्म नहीं कर दी क्योंकि लोग का पेट भर गया है, इसलिए इस वजह से खत्म हो गई क्योंकि लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसा नहीं है। उस हालात में सत्ता के पास सिस्टम कितना भी तगड़ा हो जाए, सेफ एग्जिट लेना एकमात्र रास्ता बन जाता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को, जो 12 सालों से केंद्र में सत्ता का नेतृत्व कर रही है और वित्त मंत्री खुलेआम कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती चाहे प्याज की कीमत कितनी भी हो जाए, उस सवाल पर यह कहते हुए कभी नजर आए कि प्याज नहीं खाती, तो आज की स्थिति में क्या वित्त मंत्री यही कहेंगे कि मैं 365 दिन पूरे उपवास पर रहती हूं, महंगाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये हालात अब बन चुके हैं जिसमें जन दबाव में सरकार जून का महीना कैसे पार करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई बड़ी आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति को लेकर के नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश देंगे? क्योंकि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर जाए। ऊपर से सरकार के पास उस डीजल पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं है, बल्कि बहुत टोकन लेवल पर, हल्के स्तर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बातें कही जा रही है कि आयात शुल्क घटा के घटाने की कोशिश की जाए। हालात यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वित्तीय प्रबंधन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और जब सरकार के पास पैसा नहीं है, चुनाव जीतने के लिए 10-10 हजार बांटने वाली व्यवस्था शुरू कर दी गई, उस स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम बुनियादी ढांचे चरमराने स्वाभाविक थे। देखते जाइए, जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी शाह की सत्ता इस जून के महीने को कैसे सरवाइव करती है, क्योंकि अब 2029 की बातें नहीं, अब तो महीने और हफ्ते के हिसाब से सरकारों की बुनियाद तय होनी है। जनता जागती हुई दिखाई दे रही है। देखते जाइए सत्ता और अब आगे क्या करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।